हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर मेरे पास चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसा है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ये हम पढ़ेंगे। तो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होगा, ये एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने स्टडी किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय कूलम्ब ने ये सारा कंसेप्ट स्टडी किया उस समय हमारे पास चार्ज को मेजर करने का कोई तरीका नहीं था। तो बस खाली कूलम्ब को ये पता था कि सपोज करो मेरे पास एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है जो कि अगर सेम चार्ज है यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर सपोज करो ये पॉजिटिव है और दूसरा वाला ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो फिर से रिपेल करेंगे। खाली इतना पता था। तो कूलम्ब ने क्या किया कि सपोज करो उसके पास ये स्फीयर था, इसके ऊपर चार्ज कुछ क्यू था जिसकी वैल्यू से पता नहीं थी, दूसरे के ऊपर भी चार्ज क्यू था जिसकी वैल्यू से पता नहीं थी, और इनके बीच में फोर्स निकाला। फिर इस चार्ज में एक आइडेंटिकल दूसरा स्फीयर टच किया जिसकी वजह से इसके चार्ज की वैल्यू Q/2 हो गई, और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी था वो निकाला। इस तरीके से मल्टीपल अटेम्प्ट करके उसने देखा कि अगर मैं चार्ज को चेंज करूं तो किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा होता है, या अगर मैं इनके बीच के सेपरेशन को कम ज़्यादा करूं। दूसरा एक पैरामीटर उसने क्या पाया कि सपोज करो इन चार्ज के बीच का सेपरेशन कम या ज़्यादा करूं तो भी किस तरीके से फोर्स वेरी करता है, उसने स्टडी किया। तो उसने पाया कि सपोज करो मेरे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। फॉर द टाइम बीइंग मैं इनको पॉइंट चार्ज मान रहा हूँ, यानी कि छोटे चार्जेस हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो अगर एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है तो उसने क्या पाया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू Q1 है, प्रोपोर्शनल टू Q2 है, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो जो फोर्स है ये R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाएं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसकी वैल्यू Q1 Q2/R² आ गई। ये R² है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू Q1 Q2/R² हो जाएगी। यहाँ पर जब मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया तो फोर्स अपने आप में एक वेक्टर है, इसलिए जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख दिया Q1 Q2/R², और इसका डायरेक्शन लिख दिया R²। ये जो पूरी कंसेप्ट है इसको धीरे धीरे समझाता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास फिर से वही दो चार्ज Q1 है और Q2 हैं। तो अगर मुझे इस चार्ज Q2 पे फोर्स निकालना है बिकॉज ऑफ Q1, तो कूलम्ब ने कहा कि ये मैं Q1 से Q2 तक वेक्टर R ले लूँ तो जो मेरा फोर्स हो जाएगा उसकी वैल्यू Q1 Q2/R² R² हुई। अगर मैं NCERT में देखूंगा तो उन्होंने जो Q1 से Q2 तक का ये वेक्टर है इसको R21 कह रखा है, और ये जो Q2 पे लगने वाला फोर्स है इसको F21 कह रखा है। तो F21 की वैल्यू Q1 Q2/R21² इंटू R21 हो जाएगी, जहां पर R21² इस वेक्टर R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और R21 इस वेक्टर R21 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे, यानी कि जैसे उन्होंने NCERT में दिया कि अगर मुझे Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर क्लियर हो तो ये R21 वेक्टर एक्चुअली वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना होगा तो इसके x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और z कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर लेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना होगा ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। इस तरीके से मैं फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ 1 निकाल सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कहीं पर भी रिपल्सन या अट्रैक्शन की बात नहीं करी। अब अगर मैं यहाँ पर Q1 और Q2 को देखूं
तो अगर Q1 और Q2 सेम साइन के होंगे, यानी कि या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये टर्म Q1 Q2 पॉजिटिव हो जाएगा, और आर स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, के भी पॉजिटिव है, इसलिए F21 विल एक्ट अलोंग R21 कैप, यानी कि जो ये फोर्स लगेगा ये अवे फ्रॉम x2 लगेगा, या ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा। अगर कहीं Q1 और Q2 अपोजिट साइन के हुए, यानी कि एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, तो वहां पर ये जो प्रोडक्ट Q1 Q2 है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और तब वेक्टर F21 जो होगा उसकी वैल्यू माइनस ऑफ R21 के इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों सेम साइन के तो इधर की तरफ लग रहा है, और अगर सपोज करो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जो फोर्स F21 है वो फिर इधर की तरफ लगने लगेगा अलोंग वेक्टर माइनस R21 कैप, जहां पे R21 जो है वो Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्टेड पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरीके से मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकाल सकता हूँ, यानी कि फोर्स एज वेक्टर क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। अब अगर मुझे F21 जिस तरीके से मैंने निकाला, अगर मुझे कहीं पर F12 निकालना हो, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज 1 बिकॉज ऑफ चार्ज 2 निकालना हो, F12 की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, जहां पे R12 2 से 1 की तरफ का वेक्टर है, इंटू R12 कैप हो जाएगी। लेकिन जो R12 का स्क्वायर है, R21 का स्क्वायर है, वो दोनों एक ही क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम है, तो उसका स्क्वायर भी सेम होगा, और जो R12 कैप होगा वो माइनस ऑफ R21 कैप होगा, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि F12 विल बी माइनस ऑफ F21, जो कि होना भी चाहिए था, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से एवरी फोर्स इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस तरीके से मैं दोनों में से किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में निकाल सकता हूं, अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज हो, इनके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन मुझको पता हो। अब अगर मैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट को देखूं, तो जो मेरा Q1 और Q2 है, इनकी यूनिट कूलम्ब होगी, जो कि एक्चुअली एम्पियर सेकेंड है। R जो होगा उसकी यूनिट मीटर्स होगी, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी। तो क्लियरली जो K है, अगर मैं देखूं तो ये एक नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। इस K की वैल्यू लोगों ने जब फर्दर स्टडी किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पर जो क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट है इसको मैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलता हूं, और ये वैक्यूम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कुछ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन होती है। और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर डालूं तो ये जो कांस्टेंट K है, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाती है। तो क्लियरली जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो Q1 और Q2 के बीच में फोर्स देता है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ बहुत बड़ा नंबर है। तो जो बहुत ही माइन्यूट से चार्जेस होते हैं, जैसे मैं पिछले टॉपिक में बता रहा था कि चार्जेस ऑन बॉडीज आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो कूलम्ब, उन छोटे छोटे चार्जेस के लिए भी ये काफ़ी अप्रिशिएबल फोर्स
दे देता है। एक्चुअली अगर मैं नेचर में देखूं तो इससे पहले हम लोगों ने जो फोर्स पढ़ा है वो मेनली ग्रेविटेशन का फोर्स पढ़ा है। तो अगर मैं ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में देखूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स है। इस अगले एग्जाम्पल के थ्रू हम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के दो पार्ट हैं, एक एक करके करते हैं। पार्ट ए में कह रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, 1 फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड 2 फॉर 2 प्रोटॉन्स। इन्होंने यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, उनके ऊपर का चार्ज तो मुझे पहले से ही पता है। तो सबसे पहले मैं ए का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। तो बेसिकली ए के फर्स्ट पार्ट में क्या है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रखा है, एक प्रोटॉन रखा है, इनके बीच का सेपरेशन सपोज करो r है। तो मुझे इनके ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकालना है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा। इसको मैं F लिख देता हूँ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा Fg, इसकी वैल्यू हो जाएगी G m1 m2 बाई r²। तो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये r² से r² तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ into Q1 Q2 which is 1.6 into 10⁻⁻19 into 1.6 into 10⁻⁻19 अपॉन r² तो कट गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए g आ जाएगा जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी। तो ये कुछ 6.67 into 10⁻⁻11 होता है इंटू m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻31 और m2 की वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1.67 into 10⁻27 हो गई। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक तो मैं सारे कांस्टेंट एक साथ ले लूँ तो जाएगा 9 into 1.6 into 1.6 अपॉन 6.67 into 9.11 into 1.67 और into 10⁻, देखूं तो ये 9 और 19 10⁻⁻10 हो जाएंगे और यहाँ पर 10⁻⁻19 मिलकर के 10⁻⁻29 हो जाएगा अपॉन नीचे -11 और -31 मिलकर के -42 और फिर -27। तो ये हो जाएगा 42 और 7 49 और 10⁻⁻69 हो जाएंगे। तो ये कैंसिल होकर के 10⁻40 के ऑर्डर के हो जाएंगे। अब इधर कांस्टेंट देखो तो 9 से 9.11 करीब करीब कैंसिल हो जाएगा, 1.6 और 1.67 करीब करीब बराबर है और फिर ऐसे ही ये 1.6 और 1.67 अप्रॉक्सीमेटली 1/4 के ऑर्डर का है। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मैं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो बहुत सही तो नहीं है, लेकिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 × 10⁻39 के ऑर्डर का आ जाएगा। तो क्लियरली ये शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स बड़ा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि क्लियरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है रियल लाइफ में। इसी तरीके से मैं इसका जो ये सेकेंड पार्ट है ये देखूं तो यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उनके बीच में
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सेम रहेगा। जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी जगह पे मुझे, चूंकि दोनों प्रोटॉन हो गए हैं, इसकी जगह पे मुझको मास ऑफ प्रोटॉन ले लेना होगा। मैं फिलहाल ये आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। ये कह रहे हैं एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। यानी कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 एंगस्ट्रॉम का है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 KQ1 Q2, ये भी 1.6 इंटू 10⁻−19 है, और अपॉन R स्क्वायर। R 1 एंगस्ट्रॉम है जो कि 10⁻−10 मीटर होता है, तो ये 10⁻−20 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव नहीं लिया है, बट एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फोर्स नेगेटिव, इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो इन्होंने चूंकि पहले ही क्या रखा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तो मैंने उसको लिया नहीं, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल दिया। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये 10⁻−19 और 10⁻−20 कट करके यहाँ पर 10⁻−1 दे देगा, जो कि यहाँ जाकर के 10⁻10 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे 10⁻−9 दे देंगे। तो जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−9 न्यूटन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करूँ तो इसकी वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻−8 न्यूटन आ जाएगी। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आ गया। अब इन्होंने फोर्स नहीं मांगा है, दे आर आस्किंग फॉर एस्टिमेट द एक्सेलरेशन। तो उनका एक्सेलरेशन निकालना सिंपल है, न्यूटन लॉ की वजह से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू दिस फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 9.11 इंटू 10⁻−31 kg हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू दिस फोर्स, सेम फोर्स तो सेम रहेगा, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि 1.67 इंटू 10⁻27 kg आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम कर लेंगे। अभी अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब बुक में अगर तुम प्रॉब्लम को देखोगे तो काफ़ी लंबा लिखा है, मैंने थोड़ा सा इसको अब्रिज कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पर कंसेप्ट वही है। कह रहे हैं चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड, जैसा यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। अनदर मेटालिक स्फीयर बी इज ब्रॉट क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको बी को इसके पास लेकर के आए और यहाँ पे सेपरेशन 10 सेंटीमीटर था। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। तो किसी तरीके से मैंने नोट कर लिया कि ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है जगह बचाने के लिए, बट अगर तुम बुक में पढ़ोगे तो सी और डी जो है वो आइडेंटिकल हैं। तो होगा क्या कि अगर मेरे पास एक ए स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके साथ में एक आइडेंटिकल स्फीयर सी ला करके रखूं, तो जैसा मैंने पहले टॉपिक में बताया था कि दोनों पे ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा और ए पे जो चार्ज हो जाएगा वो Q1/2 हो जाएगा, सी पे भी Q1/2 हो जाएगा। तो मैंने स्फीयर ए में स्फीयर सी लगाया तो ए का चार्ज Q1 से Q1/2 हो गया। ऐसे ही बी पे अगर चार्ज पहले Q2 था, तो अब जब मैं उसे टी टच करके हटाऊंगा तो वो चार्ज Q2/2 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास, अगर मैं फिर से समराइज करूँ तो मेरे पास एक स्फीयर ए था, बी था, जो कि चार्ज थे। मान लो वो चार्ज Q1 और Q2 थे, यहाँ पर Q1 और Q2 थे। जब मैं उनके साथ C और D टच करा करके हटाऊंगा तो उनके चार्ज Q1/2 और Q2/2 हो जाएंगे। तो ने कहा C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5 सेंटीमीटर। तो पहले डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, मैं B को थोड़ा और पास ले आया 5 सेंटीमीटर।
पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए। तो मान लो यहां पर जो इसके ऊपर रिपल्शन लग रहा था ये एफ इनिशियल था, एफ आई से डिनोट करता हूं, और यहां पर जो रिपल्शन लग रहा था वो एफ फाइनल था। तो क्लियरली एफ इनिशियल विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई 10 सेंटीमीटर को मैं 0.1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और जो एफ फाइनल होगा उसकी वैल्यू के, अब की बार जो चार्ज है वो Q1 बाई 2 हो गया है, ऐसे ही B का चार्ज Q2 बाई 2 हो गया है, और अपॉन जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर की बजाय 5 सेंटीमीटर हो गया, तो अपॉन 0.05 का स्क्वायर हो गया। तो मैंने दोनों चार्जेस को भी हाफ कर दिया और डिनोमिनेटर में डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया। चार्जेस के हाफ होने की वजह से फोर्स 1/4 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस के हाफ होने की वजह से फोर्स फिर से 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा यहाँ से निकल करके आएगा कि एफ इनिशियल बाई एफ फाइनल इज इक्वल टू 1, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए होगा इट विल बी सेम एज रिपल्शन इन केस 1। जो पहले वाले केस में रिपल्शन था उतना ही इस बार भी रिपल्शन हो रहा होगा। अब जबकि हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को देख लिया, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो कंसेप्ट क्या है कि सपोज करो मेरे पास एक चार्ज Q है और उसके नेबरहुड में कोई एक चार्ज Q1 रखा है, कोई चार्ज Q2 रखा है, ऐसे और 3 4 5 ऐसे डैश 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 अप टू Qn टाइप के n चार्जेस रखे हैं, जिनका मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मतलब कोई +3 माइक्रोकूलम होगा, कोई +5 माइक्रोकूलम होगा, कोई -3 माइक्रोकूलम होगा, जैसा भी है, और इन सब के सेपरेशंस भी पता है। अब मुझे इस चार्ज Q पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। नेट फोर्स ऑन Q विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स F1 प्लस फोर्स F2 अप टू फोर्स Fn, जहाँ पर F1 इस चार्ज Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स है, ऐसे ही F2 इस चार्ज Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स है, ये F2 हो गया, ठीक है ना। तो Q2 की वजह से यहाँ पर एक फोर्स F2 लगेगा, Q1 की वजह से एक फोर्स F1 लगेगा। तो मैं पिछले वाले कंसेप्ट को यूज करके F1 या F2 या Fn की वैल्यू, ऐसे इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर एक फोर्स Fn लगेगा, तो ऐसे में F1 F2 F3 की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में निकाल सकता हूँ, पीछे मैंने सिखाया, और फिर मुझे सिंपली इन वेक्टर्स को ऐड कर देना है। अब वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं, हम लोगों ने पिछले साल 11th में वेक्टर्स में पढ़ा था। एक बार जल्दी से समराइज कर लूँ, अगर मुझे खाली 2 या एट मैक्स 3 फोर्स ऐड करने हैं तो मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा सकता हूँ, यानी अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट F जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी √ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, ये अंडर रूट के अंदर ही है, नीचे लिख रहा हूँ 2F1 F2 cos थीटा, और जो नया फोर्स F है ये F1 के साथ कोई एंगल फाई बनाएगा, जहाँ पर tan फाई की वैल्यू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा होती थी। अगर मान लो मेरे पास 3 4 5 फोर्सेस है, हालांकि कभी 4 5 फोर्सेस आएंगे नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि F1 को कुछ F1 x i कैप प्लस F1 y j कैप प्लस F1 z k कैप के फॉर्म में रिजॉल्व कर लूँगा। ऐसे ही F2 को रिजॉल्व कर लूँगा, F3 को रिजॉल्व कर लूँगा, और फिर F1 x वाले जितने कंपोनेंट हैं उनको ऐड करके Fx i कैप हो जाएगा,
F1y वाले जितने कंपोनेंट हैं, रादर Fy वाले जितने कंपोनेंट हैं, उनको ऐड करके Fy j आ जाएगा, और ऐसे ही z वाले जितने कंपोनेंट हैं उनको ऐड करके Fz k आ जाएगा, और इस तरीके से रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं वेक्टर एडिशन करने के। इस तरीके से मैं मल्टीपल चार्जेस की वजह से भी नेट फोर्स निकाल लूंगा। इस कंसेप्ट को देखने के लिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला ये जो एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं कंसिडर 3 चार्जेस ईच इक्वल टू Q एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q which has same sign as small q placed at the centroid of the triangle। तो इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके कॉर्नर पर Q1, Q2, Q3 तीन ये चार्जेस रखे जिनका तीनों का मैग्नीट्यूड Q ही है, और सेंट्रॉइड पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा है जो कि सेम साइन का है। इसका मतलब रिपल्शन होगा। तो कैपिटल Q पे लगने वाला मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो जो कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो इस वेक्टर F1, इस वेक्टर F2 और इस वेक्टर F3 का वेक्टर सम होगा। तो चूंकि यहाँ पर जो Q1, Q2, Q3 ये तीनों चार्ज भी इक्वल हैं, और A से लेकर के O तक की दूरी AO या BO या CO ये तीनों डिस्टेंस भी इक्वल हैं। तो एक बात तो यहाँ पर इस केस में हमारे लिए इजी क्या हो गई कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 है, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, ये वेक्टर नहीं है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ F2 और मैग्नीट्यूड ऑफ F3 के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी K Q कैपिटल Q अपॉन, चाहे AO का स्क्वायर लिख दूँ, चाहे BO का स्क्वायर लिख दूँ, चाहे CO का स्क्वायर लिख दूँ, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो जो भी डिस्टेंस AO है इसका स्क्वायर है, जिसको मैं L के टर्म में सॉल्व कर सकता हूँ। अभी मैं जानबूझ करके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास ये तीन इक्वल फोर्सेस हैं, और इन फोर्सेस के जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक तो F1 है जो इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, और F3 इस तरफ लग रहा है। इन तीनों का ही मैग्नीट्यूड F है। अब जो मुझे तीन फोर्स ऐड करने हैं, तो सिमेट्री कंसिडरेशन की वजह से अगर मैं ये लाइन OA को आगे एक्सटेंड करूं तो मैं इस F2 और F3 को रिजॉल्व कर लूँगा। तो क्लियरली ये जो तीनों एंगल हैं आइडेंटिकल है, इसलिए 120 डिग्री के हैं, और इसलिए ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है। तो अगर मैं F2 के दो कंपोनेंट देखूं तो ये जो कंपोनेंट हो गया इसकी वैल्यू हो गई F cos 60, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया इसकी वैल्यू हो गई F sin 60। ऐसे ही F3 के कंपोनेंट देखूं तो ये वाला कंपोनेंट हो गया F sin 60, और ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया F cos 60। तो ये F sin 60 और ये F sin 60 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और sin 60 की वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा, F नेट लिख लूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2F cos 60 माइनस F, ये दोनों F cos 60 ऐड करके 2F cos 60 दे देंगे, माइनस F1 वाला F नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 2F/2 माइनस F, यानी कि 0। तो ये जो कैपिटल Q है इसके ऊपर तीन फोर्स तो लग रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ सिमेट्री वो तीनों फोर्सेस अपने आप को एग्जैक्टली कैंसिल कर दे रहे हैं और नेट फोर्स 0 हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। तो ये L साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके ऊपर वर्टिसेस पे तीन चार्जेस रखे हैं। मैंने ये नीचे वाले चार्ज Q1 को प्लस Q ले लिया, इस चार्ज Q2 को प्लस Q ले लिया,
और जो तीसरा चार्ज Q3 है इसको माइनस Q ले लिया। अब ये पूछ रहे हैं अगर ये साइड L है तो व्हाट इज फोर्स ऑन ईच चार्ज। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 और फोर्स ऑन चार्ज 3 कैलकुलेट करूँगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 आपके लिए छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले मैं उल्टा शुरू कर रहा हूँ। अगर मैं फोर्स ऑन Q3 देखूं तो Q3 ये एक माइनस Q का चार्ज है जो कि टॉप पे है। इसके ऊपर Q1 की वजह से, जो Q1 पॉजिटिव है प्लस Q है, इसलिए एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लगेगा F1, और Q2 की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स Q2 कुछ यहाँ रखा है, ये भी प्लस Q है, इसलिए इसकी वजह से भी एक अट्रैक्टिव फोर्स F2 यहाँ लगेगा। अगर मैं F1 या F2 दोनों को देखूं तो इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 जिसकी वैल्यू Q इंटू Q ही है, और अपॉन R स्क्वायर जो कि L स्क्वायर है। तो ये F1 भी F है और ये F2 भी F है। तो मुझे अब इन F और F जिनके बीच का ये एंगल 60 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फिर वही सिमेट्री कंडीशन लगा करके जैसे मैं पीछे सॉल्व कर रहा था, वैसे तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूँ कि इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। तो अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये हाफ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं ये F cos 30 और F cos 30 मिलकर के 2F cos 30 हो जाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F sin 30 और F sin 30 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फोर्स ऑन Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू, रादर F3 लिख लूँ तो इसकी वैल्यू जाएगी 2F cos 30, और cos 30 की वैल्यू डालूँ तो 2F इंटू रूट 3/2 यानी कि F रूट 3 हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर मैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 देखूं तो Q2 यहाँ कॉर्नर पे रखा है, ये इसके ऊपर एक तो चार्ज 1 की वजह से फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा चार्ज 3 की वजह से फोर्स F3 निकल लग रहा है। अगर मैं पहले की तरह से देखूं तो मॉड ऑफ F1 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ F2 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो मैं इसको F ही ले लेता हूँ। तो मेरा F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो एक तो वही से ही पहले की तरह से मैं सिमेट्री देख करके रिजॉल्व करके काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं वो काम नहीं करूँगा, बिकॉज मैं आपको दूसरी टेक्निक जो पैरेललोग्राम लॉ वाली है वो सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फिर से F और F ही लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड तो F है ही। तो इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास दो फोर्सेस इनका मैग्नीट्यूड F है और उनके बीच का एंगल 120 है। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इसको मैं F2 कहूँ तो F2 की वैल्यू जाएगी रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF यानी कि 2F स्क्वायर cos 120 माइनस हाफ होता है तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी रूट ऑफ F स्क्वायर जो कि F हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड F2 का F हो जाएगा। और ये जो एंगल फाई है इसकी वैल्यू हो जाएगी tan फाई इज इक्वल टू F sin 120 अपॉन F प्लस F cos 120। sin 120 की वैल्यू F रूट 3/2 हो जाएगी अपॉन F प्लस F cos 120 की वैल्यू cos 120 माइनस हाफ डालूंगा तो F
माइनस एफ बाई टू हो जाएगा, यानी कि एफ बाई टू हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो tan फाई इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, जहां पर एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो 1 पे लगने वाला भी फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बट फाइनली निकाल कर देखेंगे तो बाई सिमेट्री ही जैसे F2 लग रहा है उतना ही इसके ऊपर फोर्स F1 भी F ही होगा, और उसका डायरेक्शन नेगेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री हो जाएगा। विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। थैंक यू।